नमस्कार। दिन भर की 40 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन इस बुलेटिन की जो टॉप 4 स्टोरी हैं उनकी चर्चा होगी विस्तार से। और वो 4 खबरें कौन सी हैं वो सबसे पहले आपको बता दें। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि अब सूचना के अधिकार के क्षेत्र में कुछ शर्तों के साथ देश के मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर भी आएगा। हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासी घमासान की, जहां पर सियासी हलचल लगातार जारी है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच मैराथन बैठक का दौर जारी है। प्रदूषण देश की राजधानी दिल्ली में कम नहीं हो रहा है और दिल्ली में इस बीच केजरीवाल सरकार और डिविडेंड बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही बात होगी प्याज की, जिसकी कीमत 100 रुपए के पार जाने वाली है। तो ये 4 बड़ी खबरें दोपहर के 4 बजे की, इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। कुछ शर्तों के साथ आरटीआई के दायरे में आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दफ्तर। संवैधानिक पीठ ने बहुमत से सुनाया फैसला। सूचना देने से नहीं प्रभावित होगी स्वतंत्रता। राम मंदिर ट्रस्ट पर कानून बना सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है बिल। 3 महीने के भीतर बनाना है ट्रस्ट। महाराष्ट्र में सरकार पर बैठकों का दौर। कांग्रेस नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे की बैठक। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर हुई बात। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद संजय राउत का बड़ा बयान। कहा शिवसेना का ही होगा सीएम। कांग्रेस नेताओं और उद्धव ठाकरे के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत जारी। सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के 17 बागी विधायकों को मिली राहत। अयोग्य विधायक लड़ सकेंगे उपचुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अयोग्य ठहराने के फैसले को बताया जायज। कल 2 बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में आएगा फैसला। राफेल और सबरीमाला मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की दिल्ली कोर्ट में होगी पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा पेश। आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। दिल्ली में बढ़ाई जा सकती है ऑडिविन की मियाद। केजरीवाल ने दिए संकेत। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी ऑडिविन की स्टेटस रिपोर्ट। 11वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी। रूस और चीन के राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। बैठक में आर्थिक विकास पर होगी चर्चा। हरियाणा में कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कवायद। कल सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। जेएनयू में छात्रों का हंगामा जारी। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आज फिर सड़कों पर उतरे लोग। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। कोलकाता में सड़क पर उतरे सैकड़ों कार्यकर्ता। डेंगू को लेकर सरकार को घेरा। देश भर में प्याज की कीमतों में भारी उछाल। नासिक सब्जी मंडी में कीमत 100 के करीब। मध्य प्रदेश में भी प्याज ने निकाले आंसू। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। राजौरी के केरी गांव में सीमा पार से फायरिंग। भारत ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। मध्य प्रदेश के सिवनी में टैंकर में भीषण आग से हड़कंप। टैंकर जलकर खाक। जबलपुर नागपुर हाईवे पर लगा लंबा जाम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक स्कूल में हादसा। एडवेंचर नाइट कैंप में गेम के दौरान 11 साल की बच्ची 30 फीट की ऊंचाई से गिरी। बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से मुसीबत। जनजीवन बेहाल। कई इलाकों में जमी बर्फ। बिजली पानी यातायात ठप। 2 दिन के भारत दौरे पर ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स। दिल्ली में बैटरी रिक्शा पर की सवारी। रोटी सेक कर की सेवा। पहले 3 दिन में 1000 से भी कम लोगों ने किया करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल। पाकिस्तान की ओर से $20 की सेवा शुल्क वसूलना हो सकती है वजह। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग से 3 लोगों की मौत। 150 से ज्यादा घर जलकर खाक। हजारों लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन किस तरीके से देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यूजीसी बिल्डिंग के बाहर छात्रों का प्रदर्शन हुआ है। यूजीसी के ऑफिस पहुंचने के लिए दीवार पर जो छात्र हैं वो चढ़ गए हैं। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं जो यूजीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त की तस्वीरें यूजीसी दफ्तर के बाहर की, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं। स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर। जो छात्रों की ताकत है वो देश की ताकत है। इस तरीके के जो नारे हैं वो यहाँ पर एबीवीपी के छात्रों के हाथ में नजर आ रहे हैं। और देखिए जरा, ये यूनियन ग्रांट कमीशन का दफ्तर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दफ्तर है, जिसकी दीवारों पर चढ़े हुए हैं एबीवीपी के छात्र। सीधा रुख करते हैं राहुल डबास, हमारे सहयोगी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, क्या कुछ मांगे, क्या कुछ मुद्दे इन छात्रों के?
देखिए, छात्रों की सबसे बड़ी मांग ये है कि जेएनयू में जो फीस बढ़ोतरी की गई है उसे रोल बैक किया जाए, और साथ में क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक से इनकी मुलाकात हुई थी एचआरडी में और ये कहा गया था कि एक बातचीत का रास्ता बनाया जाएगा, एक संवाद होगा, लेकिन वाइस चांसलर की मुलाकात नहीं हो पाई है। इससे पहले जेएनयू के छात्रों ने आज सुबह ही प्रदर्शन किया था जेएनयू कैंपस के अंदर, जो एडमिन ब्लॉक है वहां भी, कन्वेंशन सेंटर है वहां भी, और कोशिश की गई थी कि वाइस चांसलर से मुलाकात हो जाए। मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए सुबह जो प्रदर्शन था वो वामपंथी संगठन, छात्र संगठनों का था, और अभी जो प्रदर्शन चल रहा है वो दक्षिणपंथी यानी एबीवीपी के छात्र संगठन। मतलब राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, स्टूडेंट्स यूनियन की हर किसी की मांग है कि फीस की जो बढ़ोतरी है वो वापस ली जाए। राहुल, निश्चित तौर से भले ही साथ में प्रदर्शन नहीं करेंगे जेएनयू एसयू के जो अलग अलग छात्र संगठन है, लेकिन प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश है सरकार पर, यूजीसी पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर कि कम से कम वीसी से मुलाकात हो, क्योंकि वाइस चांसलर से भी। चलिए राहुल, माफ कीजिएगा आपको रोक रहे हैं इस वक्त, लेकिन छात्रों की क्या कुछ मांग है, छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। जैसे आईएमए भी देख रहे थे, आईएमए भी कट हुआ, 19 लाख हो गए, ये बच्चे बहुत मुश्किल से दे पा रहे हैं। मैं फार्मर का बेटा हूँ, मैं रियली पे नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट ईयर मेरे को नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ लड़ने आया हूँ आज। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं यूजीसी दफ्तर की, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हर किसी की मांग यही कि जेएनयू में जो फीस बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है उस फैसले को वापस लिया जाए। छात्रों का गुस्सा आप देख सकते हैं, छात्रों की नाराजगी आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी राहुल डवास ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे भी चीजों को लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसीलिए धरना पे आए हैं कि हमसे आगे कोई मिले। ये लोग हमारे अपने कर्तव्यों से भाग क्यों रहे, अपने अधिकारों से भाग क्यों रहे? अगर इन लोगों ने पैसे इंप्लीमेंट किए हैं, फी हाइक किया हुआ है, तो इन लोगों को आके हमसे मिलना पड़ेगा, हमसे बात करना पड़ेगा, हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि इन लोगों ने इतना फी हाइक किया क्यों। कॉमन स्टूडेंट्स प्लस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रहा है। जो फीस हाइक हुआ है उसके विरोध में जस्ट हमारा एक मांग है, जो हमारा वाइस चांसलर है, ये जो फीस बढ़ा है उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको वापस किया जाए। चलिए आगे बढ़ते और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी घमासान की। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासत को लेकर, सियासी घमासान को लेकर लगातार अटकलें सामने आ रही है और इन सब के बीच बाला साहेब थोराट जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। बाला साहेब थोराट ने कहा है कि शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर औपचारिक बात शुरू हो चुकी है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार बनेगी, कांग्रेस की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया है। आज उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं के बीच में दरअसल में एक बैठक हुई थी। उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज चर्चा की शुरुआत हुई है। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब बातचीत शुरू हो गई है, सुनिए जरा। एकच वाक्य आहे की चर्चेला सुरुवात झालेली आहे, योग्य दिशेने चर्चा पुढे सरकत आहे, त्याच्यामुळे चर्चा जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा त्याचा जो काही निर्णय आहे तो आपल्या समोर येणार आहे। त्याच्यामुळे कृपा करून घाई गडबड करू नका। निर्णय कब तक हो जाएगा सर? निर्णय कब तक हो जाएगा? योग्य वेळेला निर्णय आपल्याला कळेल, पण मी एवढंच म्हणेन की चर्चा योग्य दिशेने सुरू झालेली आहे। तो उद्धव ठाकरे शिवसेना के वरिष्ठ नेता जो कह रहे हैं कि अब बातचीत कांग्रेस से शुरू हो चुकी है, इसका सीधा मतलब यह कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर कोशिश करेंगे अपनी तरफ से सरकार के गठन को लेकर। हालांकि राष्ट्रपति शासन का ऐलान हो चुका है और अब मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर मुंबई से लेकर जयपुर तक गहमा गहमी रही। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और देखिए जरा किस तरीके से लगातार जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बदलते रहे। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के भीतर मंथन चल रहा था, किस तरीके से वैचारिक तौर पर जो एक अलग पार्टी रही है शिवसेना, उसके साथ जुड़ा जाए महाराष्ट्र में, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की मुलाकात हुई और अब शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस एनसीपी की मुलाकात अब उद्धव ठाकरे से हो चुकी है। उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि उनकी बातचीत अब शुरू हुई है कांग्रेस पार्टी से सरकार के गठन को लेकर। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। राजनीति चलती रहेगी, महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। साथ बात चल रही है, शिवसेना का ही होगा। ऐसे 5 लोगों की, और उस 5 में कांग्रेस के उसमें 5 लीडर रहेंगे महाराष्ट्र के, उनके साथ हम बात करेंगे
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्द बात करने का हमारा सबका इरादा है। सरकार बनाने के लिए फैसले के बाद, चुनाव के नतीजे आने के बाद लगभग 18-20 दिन का समय था और जो दल केवल अपने अवसरवादिता राजनीति का परिचय देते हुए महाराष्ट्र की जनता के साथ अन्याय करने के लिए कई दलों ने ऐसी रचना रची और उनके पास समर्थन प्राप्त नहीं था, अभी भी कोई दावा करने की स्थिति में नहीं है। और इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस पार्टी जो चौथी पार्टी के रूप में उभरी महाराष्ट्र में, वह पूरी तरह साजिश करके बैकडोर से सत्ता में आने के लिए अपनी लालच दिखा रही है। चलिए, तो किस तरीके का अपडेट है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, सरकार के गठन को लेकर, या साथ ही साथ मामले के अदालत में पहुंचने को लेकर आपको बता दें, शिवसेना की तरफ से कांग्रेस के नेताओं से उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की है। कांग्रेस की तरफ से भी एनसीपी और शिवसेना के नेताओं से बातचीत की गई है। वहीं एनसीपी की तरफ से बातचीत के लिए समिति बनाई गई है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 5-5 नेताओं की कमेटी बनेगी। मातोश्री में शिवसेना की बैठक हुई है। कांग्रेस से संजय राउत ने मुलाकात की है। वहीं एनसीपी ने अपनी एक कोर कमेटी की बैठक की है जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे, कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, इस तरीके की बात की जा रही है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मातोश्री से जो मुख्यमंत्री के पोस्टर लगे थे आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के, उनको हटा दिया गया है। वहीं संजय राउत, शिवसेना के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, सांसद, वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। कांग्रेस की हलचल राजस्थान में देखने को मिली। जयपुर जिन विधायकों को भेजा गया था उन्हें वापस मुंबई के लिए रवाना किया गया है और अब वरिष्ठ नेताओं से शरद पवार मुलाकात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं सर्वोच्च अदालत के एक बड़े फैसले की जो सर्वोच्च अदालत से ही जुड़ा है। आरटीआई की हम बात कर रहे हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अब से सीजीआई का ऑफिस आरटीआई के दायरे में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार साथ साथ चल सकता है। तो एक बड़ा फैसला, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिहाज से क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आरटीआई के दायरे में सीजीआई का ऑफिस आएगा। देश के सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर अब सूचना के अधिकार कानून 2005 के तहत आएगा। दरअसल में 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था और उसी फैसले को आगे बढ़ाते हुए अब ये बात सर्वोच्च अदालत ने भी कही है। 2017 में भी इस तरीके की एक बात सामने आई थी, लेकिन अब मोहर लगाई है सर्वोच्च अदालत की पीठ ने, ये कहते हुए कि गोपनीयता का ध्यान जरूर रखा जाएगा लेकिन पारदर्शिता भी बेहद जरूरी है। और इस फैसले के बाद सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। चीफ जस्टिस जो हैं वो भी पब्लिक अथॉरिटी हैं और उनके दफ्तर में होती है वो भी सूचना के अधिकार के कानून के तहत आती है। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि ये सूचना जो जज लोग चीफ जस्टिस को देते हैं अपने एसेट डिस्क्लोजर की, ये अपने फिड्यूशरी कैपेसिटी में नहीं देते तो वो एग्जेम्पशन उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि ये हो सकता है कि उसको प्राइवेट इंफॉर्मेशन माना जा सके और इस पर उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया है और ये बोला है कि ये मामला अगर उठता है तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर थर्ड पार्टी जिसकी भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है उसको नोटिस देकर उसके बाद तय करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर की, जिसकी आबो हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिल्ली के लोधी गार्डन के पास प्रदूषण का लेवल 500 के पार पहुंच चुका है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहरों में एक बार फिर शामिल हो चुके हैं। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद सांसों पर फिर से संकट आ चुका है और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डिविन की मियाद बढ़ाने के संकेत दिए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते प्रदूषण पर सुनवाई भी हुई। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी तो केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई। ये आप तस्वीर देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की और देखिए जरा यहाँ पर जो धुंध नजर आ रहा है दरअसल में वो स्मोग है जो जहरीले स्तर को पार कर चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डिविन की मियाद बढ़ाने के संकेत दिए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, देखिए जरा। ऑर्डिविन को आप एक्सटेंड करने का सोच रहे हैं क्योंकि आज सीवियर है, कल इमरजेंसी में जाने के चांसेस हैं। जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, बट लेट्स एक डे टू डे देखो। दोनों तरह से चिंता है, हमारे लोगों की सेहत की चिंता है और जो इमेज बन रही है वो इमेज अच्छी नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के अंदर इतना अगर स्मोक होगा तो ये क्या इमेज देता है। जैसे जब ये शुरू हुआ मुझे याद है जर्मन चांसलर दिल्ली में आई हुई थी, जब पहले 2 दिन इमरजेंसी हुई थी, वो क्या इमेज लेके जाएंगी दिल्ली की कि जर्मन चांसलर की चारों तरफ धुआं ही धुआं दिल्ली के अंदर। तो आप सुन रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, वो दिल्ली जो लगातार एक बार फिर पॉल्यूशन अटैक झेल रही है। इस वक्त जो हालत है दिल्ली एनसीआर की, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स
500 के पार जा चुका है और यही वजह है कि ऑड इवन को बढ़ाने पर विचार हो रहा है और सर्वोच्च अदालत भी सवाल पूछ रही है। राजधानी में पॉल्यूशन इमरजेंसी, जहरीली हवा ने किया हलकान, दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली में प्रदूषण अटैक ने एक बार फिर परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी की फिजाओं में फैली धुंध बीमारियों में इजाफा कर रही है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में स्मॉग की चादर फैली हुई है। कई जगह पर धुंध इतनी गहरी है कि पास में मौजूद इमारतें तक नजर नहीं आ रही। प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है दिल्ली में कि आप मेरे पीछे इंडिया गेट तक नहीं देख पा रहे हैं। मात्र 150 मीटर की दूरी पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ से इंडिया गेट लगभग ये राजपथ है, जहाँ इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन दोनों ही स्पष्ट दिखते हैं। और अभी आपको मैं नज़ारा दिखा दूं कि किस तरीके की स्थिति है। ना इंडिया गेट दिख रहा है और ना इधर राष्ट्रपति भवन दिख रहा है। यानी दोनों ही तरफ जो स्मॉग है उसने पहरा लगाया है और इतना कड़ा पहरा कि ये पहरा लोगों को परेशान कर रहा है। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लोधी रोड में यह आंकड़ा 500 दर्ज किया गया। इंडिया गेट में 494, आनंद विहार में 473, अशोक विहार में 474, बवाना में 479, आईजीआई एयरपोर्ट पर 460, आईटीओ पर 464 और रोहिणी में 483 दर्ज किया गया। वहीं एनसीआर के इलाकों में भी वायु प्रदूषण खतरनाक लेवल पर है। नोएडा में ये 466, फरीदाबाद में 467 और गुरुग्राम में 448 रिकॉर्ड किया गया। एक बार फिर से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ऊपर चला गया है। अनुमान ये था कि आज ये 480 के आसपास जाएगा, लेकिन फिलहाल 500 के आसपास सुबह का वक्त है, लगभग 6:30 बज रहे हैं, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 तक पहुंच चुका है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जहां एक ओर यहां के निवासी हलकान हैं, तो वहीं दूसरे राज्यों से दिल्ली घूमने आने वाले सैलानी भी प्रदूषण के अटैक से परेशान हैं। यहाँ की दमघोंटू हवा लोगों की सेहत पर अटैक कर रही है और वातावरण में नमी होने की वजह से यह पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले 2 दिनों से इतना पोल्यूशन नहीं था, लेकिन आज जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और उसके कारण ज़्यादा चलने पर थोड़ा ऐसा महसूस होता है कि तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आज परेशानी ज़्यादा लग रही है, सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है। 3 दिन पहले ठीक था, अब बढ़ी। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर छाई हुई है, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में भी यहाँ लोगों को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिलने वाली। आंकड़ा आपको बताएगा कि 494 494 AQI जो है वो 494 पहुंच गया है। PM 2.5 बढ़ा हुआ है, यानी दिक्कतें जो हैं वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और राहत मिलती हुई 15 तारीख तक तो कम से कम नहीं दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो उत्तर भारत की आपने एक खबर देखी जहां पर लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, कर्नाटक की, जहां पर 17 अयोग्य ठहराए गए विधायकों को राहत मिली है। अदालत की तरफ से यह कहा गया है कि वो उपचुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि स्पीकर ने जो फैसला लिया था वो दरअसल में सही था। कर्नाटक के बागी विधायकों को मिली सुप्रीम राहत। सर्वोच्च अदालत ने दी 17 बागियों को फिर चुनाव लड़ने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों की अर्जी पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को सही बताया। कोर्ट ने कहा कि 17 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का स्पीकर का फैसला सही है, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि पूरे विधानसभा सत्र के लिए विधायकों को अयोग्य ठहराना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अब सभी 17 अयोग्य विधायक चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि कर्नाटक में 5 दिसंबर को 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें ये बागी भी चुनाव लड़ सकते हैं। I think every MLA and elected leader, be it MLA or MP, should have the freedom to really resign from their position. I think this should not really be used as an occasion to politically victimize them, which is what Karnataka Speaker had done, which has been set aside by the Honorable Supreme Court. It's a welcome judgment. स्पीकर ने जिन 17 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया था, उनमें 14 विधायक कांग्रेस के, जबकि 3 विधायक जेडीएस से हैं। स्पीकर ने इनके 2023 तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। दरअसल इन 17 विधायकों के बागी हो जाने से कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिर गई थी और येदियुरप्पा की अगुवाई में बीजेपी ने फिर सरकार बनाई।
इसी के बाद स्पीकर ने सभी बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। सभी बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि स्पीकर के फैसले को गलत साबित किया जाए और उन्हें योग्य साबित किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिससे कर्नाटक के अयोग्य विधायकों को राहत मिली है। फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही। कोर्ट ने कहा कि आजकल ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि स्पीकर संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी कर रहे हैं और जिसके चलते लोगों को स्थायी सरकार से वंचित होना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर कोर्ट की टिप्पणी तमाम उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए एक नसीहत है कि संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए। वीडियो संदीप के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की ओर जो सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने एक दुकानदार को गोली मारी है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के त्राल से, जहां पर आतंकियों ने एक दुकानदार को गोली मारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, लेकिन इन सब के बीच अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकियों की बौखलाहट और छटपटाहट भी सामने आती रही है। और उसी में एक और खबर जम्मू कश्मीर के त्राल से, जहां आतंकी हमला हुआ है। और अब बात जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार छटपटा रहा है। तरह तरह की दलीलों के साथ सामने आ रहा है, साजिशों के साथ सामने आ रहा है। लेकिन सांबा से, जम्मू कश्मीर के सांबा से जो तस्वीरें सामने आई हैं कश्मीर के युवाओं की, वो एक अलग ही कहानी बयां करती हैं जिसको पाकिस्तान को देखना चाहिए। ये नए कश्मीर का नया अंदाज है। जम्मू कश्मीर के युवा आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जन्नत में दहशत की हर चाल को युवा नाकाम कर रहे हैं और उनके कदम अब तेजी से अमन और तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। सेना की भर्ती में उमड़ी जम्मू कश्मीर के युवाओं की ऐसी भीड़ देखकर इमरान की नींद उड़ जाएगी, पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। मैं यही चाहता हूं कि मैं अपने देश की सेवा कर सकूं, बॉर्डर पे जाके। देश की सेवा करने का मौका किसी को मिलता, अगर मिले तो अच्छा है कि देश में फौज में जाएं आप। बचपन से ख्वाहिश है कि मैं बेल्ट फोर्स में जाऊं। आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर तैयार है, तो यहाँ की बेटियां भी सरहद की रखवाली के लिए तैयार हैं। सेना में शामिल होने के लिए सांभा में काफी संख्या में युवतियों ने भी रजिस्ट्रेशन भरा। मैं भी देश की वर्दी पहनूं और देश की सेवा करूं। अपने देश के लिए हमें भी कुछ करना है। हमें इस भर्ती के लिए बहुत उत्साह था। बीएसएफ में नौकर होना चाहती हूं। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में सेना की ये तीसरी भर्ती है। सांबा में बीएसएफ और सीआईएसएफ के लिए ये भर्ती हो रही है, जिसके लिए 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा और फिर 16 नवंबर से शुरू होगी भर्ती परीक्षा, जिसमें फिजिकल के साथ रिटन और मेडिकल टेस्ट भी पास करना होगा। सांबा में 11 नवंबर तक 4000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और सेना में भर्ती होने के लिए बड़ी तादाद में युवाओं की कतार लगी है। हिंदुस्तान के लिए जीने मरने को तैयार हैं ये युवा। उनके अंदर देश की वर्दी पहनने का सपना है और पाकिस्तानी आतंकियों को जहन्नुम भेजने का इरादा है। और जो पाकिस्तान मतलब थोड़े दिन नहीं होते नहीं है, वो गोला बारूद चला देते हैं तो ये चीज़ मैं उनको बराबर टक्कर देना चाहता हूँ। वहाँ खड़े होकर सीने से सीना तान के बोलना चाहता हूँ कि अभी चला के दिखाओ और हम बराबर ईंट से ईंट का जवाब देंगे, ईंट का पत्थर से जवाब देंगे। सांबा में सेना भर्ती में बड़ी संख्या में शामिल होकर युवाओं ने आतंक के खिलाफ हुंकार भरी और जता दिया कि जन्नत में हारेगा आतंक, जीतेगा अमन और लोकतंत्र। टीम न्यूज नेशन। और अब बात वायरल वीडियो की। कभी मुंह से ठाए ठाए की आवाज निकालकर तो कभी बंदूकों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली यूपी पुलिस एक बार फिर चर्चा में है। इस बार यूपी पुलिस एक अलग अवतार में नजर आई। मामला फिरोजाबाद का है, जहां पुलिसकर्मी घोड़े की जगह लाठी पर सवार होकर भागने लगे। कि घोड़सवार पुलिस द्वारा बलवाइयों के ऊपर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई से जो बलवाई हैं घोड़ों को दौड़ाने से कुछ घायल भी हुए। दरअसल में ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक मॉक ड्रिल के दौरान। तैयारी कुछ भी नहीं की गई थी वहां पर, ऐसा लगता है। घोड़े आने थे लेकिन घोड़े नहीं आए, तो घोड़ों की जगह इन लाठियों को ही घोड़ा मान लिया गया। उधर गुरुग्राम के एक होटल में गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि महिला से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पति के सिर पर शराब की बोतल फोड़ दी गई।
होटल में घंटों हंगामा होता रहा और हंगामा करने वाले परिवार की पिटाई करते रहे। हंगामे और मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। रविवार को यह वारदात हुई थी, लेकिन गाड़ी का नंबर पता होने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और अब बात कोलकाता की, जहां पर डेंगू मुक्त करने की मांग को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। कोलकाता नगर निगम का घेराव किया। रायपुर के एक निजी स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एडवेंचर के दौरान 30 फीट की ऊंचाई से एक छात्रा गिर गई, जिसकी वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। और यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।